नैनीताल की शांत पहाड़ी वादियों में जहां हवा में खूबसूरत सी मीठी मीठी खुशबू घुली रहती थी, वहां आराध्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसका जीवन किसी परी कथा से कम न था। वह अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी और उनके लाड प्यार में पली बढ़ी थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद उसके भाइयों ने उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। सबसे बड़े भैया वीरेंद्र, जो न सिर्फ गांव के मुखिया थे बल्कि एक सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारी भी थे, उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहते थे। उनके 2 भाई विदेश में पढ़ते थे, जबकि एक गांव में ही एक डॉक्टर था। आराध्या का जीवन निश्चिंतता से भरा हुआ था। वह अपने गांव में एक मासूम, खुली हवा में सांस लेने वाली लड़की थी, जिसे दुनिया की चालाकियों का कोई अंदाजा नहीं था। एक दिन उसने देखा कि गांव के युवा, यहाँ तक कि लड़कियां भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रही हैं। लोगों को देखकर उसे भी एक स्मार्टफोन की इच्छा हुई। उसने अपने भैया से कहा, मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए भैया, मैं भी अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालना चाहती हूँ। वीरेंद्र ने बिना एक पल भी सोचे उसके लिए सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन मंगवा दिया। आराध्या ने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली और उसकी खूबसूरती ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा। लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। इसी बीच उसकी मुलाकात मयंक नाम के एक शहरी लड़के से हुई। मयंक आराध्या की तस्वीरों पर आए कमेंट्स को देखकर चिंतित हो गया। उसने आराध्या को समझाया, तुम अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर मत डालो, लोग इनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मयंक की यह फिक्र भरी सलाह आराध्या के दिल को छू गई। उसने तुरंत अपनी सारी फोटो सोशल मीडिया से हटा दी। उनकी दोस्ती जल्द ही गहरे प्यार में बदल गई। वे घंटों एक दूसरे से फोन पर बात करते थे और आराध्या के लिए अब मयंक ही उसकी पूरी दुनिया बन गया था। एक शाम जब घर में सब लोग बैठे थे, वीरेंद्र भैया ने बताया कि उन्होंने देहरादून के एक प्रतिष्ठित व्यापारी रोहित से उसका रिश्ता तय कर दिया है। यह सुनकर आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए अपने भाभी को मयंक के बारे में बताया। भाभी ने हिम्मत करके वीरेंद्र को सारी बात बताई। वीरेंद्र गुस्से में आग बबूला हो गया। उन्होंने आराध्या का फोन छीन लिया और उसे समझाया, सोशल मीडिया के लोग धोखेबाज होते हैं, यह लड़का भी तुम्हें धोखा देगा। आराध्या ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। उस रात मयंक ने आराध्या को फोन करके कहा, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, तुम अपने घर से भागकर मेरे पास आ जाओ। आराध्या ने भी ठान लिया था कि वह अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकेगी। आधी रात को जब सब सो रहे थे, वह चुपके से घर से निकली और दिल्ली की ओर जाने वाली पहली ट्रेन में बैठ गई। दिल्ली पहुंचकर वह मयंक से मिली। पहली बार आमने सामने होकर दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता कितना गहरा है। उन्होंने तुरंत कोर्ट मैरिज कर ली और पति पत्नी के रूप में एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मयंक ने दिल्ली में एक छोटे से किराए के मकान में उसे रखा था और दिन रात मेहनत करके उसकी हर जरूरत को पूरी करने की कोशिश की। आराध्या बहुत खुश थी। उसे कभी अपने फैसले पर पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि मयंक उसके हर सपने को साकार कर रहा था। लेकिन खुशियों को शायद किसी की नजर लग गई थी। शादी के 2 महीने बाद एक दिन आराध्या के पास फोन आया। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही उसकी दुनिया रुक गई। वह भागकर अस्पताल पहुंची, जहां उसने मयंक को हमेशा के लिए खो दिया था। जिस आदमी की खातिर उसने सब कुछ छोड़ा था, वही उसे अकेला छोड़कर चला गया था। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मयंक का अंतिम संस्कार करने के बाद आराध्या बिल्कुल अकेली रह गई। उसके पास कोई पहचान नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी। कुछ दिनों तक पड़ोसियों ने उसकी मदद की, लेकिन कब तक मकान मालिक ने किराया न देने पर उसे घर से निकाल दिया। उसके पास जो कुछ बचा था उसने उसे बेचकर कुछ दिन गुजारा तो किया, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया तो वह सड़कों पर आ गई और भीख मांगने लगी। एक दिन जब वह भूखी प्यासी सड़क के किनारे बैठी थी तो एक आदमी ने उसे कुछ भिक्षा में दी। आराध्या ने उसके पैरों में गिरकर खाने के लिए कुछ मांगा।
उस आदमी मिस्टर वर्मा ने उसकी मजबूरी समझी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है और उन्हें अपने 4 साल के बेटे अंश की परवरिश के लिए एक महिला की जरूरत है। उन्होंने आराध्या को अपने घर में रहने और खाने की पेशकश की। बेसहारा आराध्या ने तुरंत हाँ कर दी। मिस्टर वर्मा का घर एक महल जैसा था। यहाँ नौकर चाकर थे और आराध्या को सिर्फ अंश का ख्याल रखना था। वह अंश को देखकर बहुत खुश हुई और उसे अपने बेटे जैसा प्यार करने लगी। अंश भी उसे मम्मी कहकर पुकारने लगा था। लेकिन इस घर में एक गहरा राज था। आराध्या को पता चला कि मिस्टर वर्मा एक पुलिस अधिकारी हैं। वह डर गई, लेकिन यहाँ रहने की मजबूरी ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। एक दिन मिस्टर वर्मा की मेज पर रखी एक फाइल में उसे मयंक की तस्वीर मिली। यह तस्वीर देखकर उसके दिल में दहशत फैल गई। उसे लगा कि उसके भाइयों ने मयंक को ढूंढने के लिए इस पुलिस अधिकारी से मदद मांगी होगी। वह डर गई, लेकिन वहां से जा भी नहीं सकती थी। इस बीच उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आने लगे। उस शख्स को आराध्या की जिंदगी के बारे में सब कुछ पता था। वह हर रात उसे मैसेज करता था। आराध्या ने पहले उसे ब्लॉक किया, लेकिन वह हर बार नए नंबर से उसे परेशान करने लगा। धीरे धीरे जब उस शख्स ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो आराध्या ने उस पर भरोसा होने लगा। एक रात उस अनजान शख्स ने आराध्या से कहा कि वह उससे मिलना चाहता है और वह खुद उसके घर आएगा। आराध्या ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन उसी शाम मिस्टर वर्मा ने आराध्या से अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए खाना बनाने को कहा। जब आराध्या खाना लेकर हॉल में आई तो उसने अपने सामने बैठे शख्स को देखकर अपनी आंखें मल ली। वहां मयंक बैठा था, बिल्कुल सही सलामत। आराध्या का दिल जोर से धड़का और वह वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो मयंक और मिस्टर वर्मा उसके पास खड़े थे। मयंक ने उसे समझाया कि वह अनजान नंबर वाला शख्स वही था और वह जिंदा है। मयंक ने आराध्या को बताया कि उसके भाइयों ने उसकी जान लेने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने उसे एक कार से मारने की कोशिश की, लेकिन एक दूसरा आदमी कार के सामने आ गया और मर गया। उसके भाइयों ने उस लाश को मयंक की लाश बताकर अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि गांव में यह अफवाह फैल जा सके कि वह मर चुका है। मयंक ने अपने बचपन के दोस्त मिस्टर वर्मा से मदद मांगी, जो एक पुलिस अधिकारी थे। मिस्टर वर्मा ने उसे अपने पुलिस स्टेशन में छिपा दिया और उसके भाइयों को गिरफ्तार करवा दिया। मिस्टर वर्मा ने आराध्या को बताया कि उन्होंने उसे अपने घर इसलिए बुलाया था क्योंकि उनके बेटे अंश को एक माँ की जरूरत थी। उनकी पत्नी का देहांत आराध्या के आने से 1 हफ्ते पहले ही हुआ था। आराध्या और मयंक फिर से एक हो गए। उनकी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां थी। मयंक को नौकरी मिल गई थी और वे अब भी मिस्टर वर्मा के घर में ही रहते थे। आराध्या अंश का अपनी माँ की तरह ख्याल रखती थी और मिस्टर वर्मा भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। आराध्या ने जेल जाकर अपने भाइयों को माफ कर दिया। आज उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था और वह अपनी नई जिंदगी को पूरी तरह से जी रही थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह दर्द भरी कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी पहली कहानी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।